हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तपस्या एकेडमी के यूट्यूब के चैनल पर। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होगा जिसमें आपको आने वाले यूपीएससी जो प्रीलिम्स होने वाला है 2022 में उसके एमसीक्यूज, साथ ही एमपीपीएससी के हिसाब से भी आपको एमसीक्यूज आज से क्विज सॉल्व कराया जाएगा। यानी एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराए जाएंगे जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स साथ ही एमपीपीएससी जो 24 अप्रैल को होने वाली है उसके हिसाब से भी आपके काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है। आज का जो फर्स्ट स्लॉट हमने सिलेक्ट किया है, फर्स्ट स्लॉट में हम पॉलिटी को पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरे एमसीक्यूज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हर एक एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी आने वाली यूपीपीएससी के प्रीलिम्स को देखा जाए, चाहे एमपीपीएससी के प्रीलिम्स देखा जाए जो 24 अप्रैल को होने वाली है, उन दोनों को नज़र में रखते हुए आपके लिए ये सेट तैयार किया गया है। तो हमारा जो फर्स्ट सेट है पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट वीडियो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेट पॉलिटी का होने वाला है जिसमें हम कुछ जितने भी कंपनी के द्वारा शासन हुए थे, जो एक्ट आए थे, उनके बारे में आज हम एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। साथ ही हम बहुत डिटेल से समझेंगे हर एक्ट के बारे में ताकि एमसीक्यूज के साथ जिस किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसके संबंध में बताना है कि दिए गए पॉइंट्स में कौन से पॉइंट हमारे सही हैं। पहला पॉइंट हमारा, इसमें कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, ऐसा था, तो आप मुझे अभी बताएंगे। इसमें कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। सेकंड पॉइंट है, इसने भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की। और थर्ड पॉइंट है, इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य भेद किया था। तो ये है 3 पॉइंट। अब नीचे जो कूट दिए गए हैं हमें इनका प्रयोग करके सही आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 3, और ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। यानी आपके 1, 2, 3 तीनों पॉइंट क्या सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मैंने पॉइंट्स भी पढ़ दिए हैं। इसमें कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी थी। इसने भारत में अपने राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों को रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की थी। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य भेद किया था। तो ये है 3 पॉइंट्स जिसको आपको बताना है कि क्या रेगुलेटिंग एक्ट में ये तीनों पॉइंट सम्मिलित थे कि नहीं थे। तो करेक्ट आंसर बताइए मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपके पास 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के समय में आप मुझे आंसर करिए। आपका समय स्टार्ट होता है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपका समय स्टार्ट हो गया है। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या रेगुलेटिंग एक्ट में ये तीनों पॉइंट थे कि नहीं थे। जल्दी से, आपका समय समाप्त होने वाला है। तो आपका समय यहीं पर समाप्त होता है और बात करते हैं अब आंसर की। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, केवल 1 और 2। यानी रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ पॉइंट 1 और 2 सम्मिलित थे। पॉइंट 1 कहता है इसमें कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी थी। पॉइंट 2 कहता है इसने भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की थी। अब डिटेल से समझते हैं क्या था रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए व्यापार करने के लिए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो किस अधिकार द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त था। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। ठीक है, इसके तहत भारत में उनके क्षेत्रीय शक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई।
फिर हुई बात 1858 सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप। ठीक है, ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायी प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 तक भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनिवार्य रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। 1734 में एम एन राय ने क्या किया? 1734 में एम एन राय, जो भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रेरता और आमूल परिवर्तनवादी प्रजा तंत्रवाद के समर्थक थे, उन्होंने सुझाव दिया कि 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में हमारा आ गया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई, तथापि ब्रिटिश शासन ने कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इस घटना से हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं को हम निम्नवार समझते हैं। तो बात करते हैं कंपनी के शासन, जो 1773 से 1858 तक था। कंपनी के शासन में 1700 कौन सा ड्यूरेशन आता है? 1773 से 1858 तक की बातें आती हैं। अब बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है तथा जो फर्स्ट पॉइंट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। पॉइंट सेकंड की बात करते हैं। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या इस कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी? तो हाँ, बिल्कुल मान्यता मिली थी। हमारा जो बी नंबर पॉइंट है वो क्या कहता है? इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। सी नंबर कहते हैं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। ठीक है, अब इस अधिनियम की थोड़ा सा विशेषताएं समझ लेते हैं। अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित। अब इस अधिनियम में कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति मिल गई थी। कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को नियमित करने की मांग हुई थी। अब भारतीय मामलों पर नियंत्रण कैसे था? इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी मिला था। अब क्या हुआ था? गवर्नर जनरल का परिचय दें तो इसमें बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया था। बंगाल के में प्रशासन गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद द्वारा चलाया जाता था। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। बॉम्बे तथा मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल थे। 1781 में अधिनियम में संशोधन किया गया। गवर्नर जनरल परिषद तथा सरकार के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय यदि कोई कृत्य करते तो उन्हें अधिकार क्षेत्र में छूट प्रदान की जाती। तो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें क्या क्या चीजें शामिल थी? इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। उसके साथ ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। साथ ही हमारा पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। उसके साथ ही और क्या हुआ था? मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये थी हमारी बातें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो आपको मैंने कंप्लीट जानकारी दी। तो हमारा क्वेश्चन बेशक आपको क्लियर हो गया होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से पॉइंट शामिल थे, कौन कौन से नहीं थे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक अब आपको डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। आगे बढ़े, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया?
क्वेश्चन समझ में आया सभी को? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार कंपनी के क्षेत्र को, किसको? कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया? हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी है 1833 का चार्टर्ड एक्ट, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया? ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 1833 का चार्टर्ड एक्ट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर बताइए। आपके लिए 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आपका पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर बताइए। इसके बाद हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। समय आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका समय यहीं पर समाप्त होता है। अब बात करते हैं इसके आंसर की। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार कंपनी के क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हमारा करेक्ट आंसर है। यह क्या था कि इसमें क्या कहा गया था कि इसके तहत भारत में पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था। जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र थे वो ब्रिटिश संपत्ति कहलाने लगे थे। बात करते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। तो क्या था ये? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हो चुका था और उसी की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है? 1781 का अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। अब अधिनियम की विशेषताएं जानते हैं। इस अधिनियम में क्या था? इसने पहला पॉइंट कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया था, यानी इसमें दोहरी नियंत्रण प्रणाली आ गई थी। इसमें ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली की स्थापना हो गई थी। कंपनी राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई थी और भारत में इसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। क्या हुआ था? कंपनी राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई और भारत में इसके द्वारा अधिकृत क्षेत्रों को क्या कहा गया? ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। हालांकि इसमें वाणिज्यिक और दिन प्रतिदिन प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखा। ठीक है, इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक निकाय का गठन किया गया। तो किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? यही बात करते हैं। जब हमने 1773 का एक्ट पढ़ा था तो वहां पे क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी, लेकिन 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इस प्रकार यह द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ था। तो उस द्वैध शासन की व्यवस्था का किस एक्ट के तहत आरंभ किया गया था? तो वो एक्ट कहलाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इतनी बातें क्लियर? अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक सैन्य, राज्य सरकार व राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण एवं नियंत्रित रहेंगे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहले की बात करते हैं, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र यानी ब्रिटिश की संपत्ति कहा गया। फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।
क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश सरकार को प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इतनी बातें सभी को क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विभिन्न अधिनियमों और उनके प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें कौन सा गलत है ये चीजें बतानी है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1833 के चार्टर्ड एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आरंभ करने का प्रयास किया था, लेकिन भारतीयों को पद धारण करने से रोक दिया गया था। सेकेंड पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1858 ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। थर्ड पॉइंट है 1853 के चार्टर्ड एक्ट ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। तो ये था हमारा 3 पॉइंट। इन तीनों पॉइंट का यूज करके हमें नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर हमें चुनना है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा 1833 के जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया था। ठीक है, कौन सा हमारा किस एक्ट की बात कर रहे हैं? 1833 के 33 के चार्टर्ड अधिनियम की बात कर रहे हैं। इसमें क्या था? सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया था, लेकिन भारतीयों को पद ग्रहण करने से रोक दिया गया था। सेकेंड नंबर की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया था। और थर्ड पॉइंट हमारा 1853 का चार्टर्ड एक्ट, जिसमें कहा गया था कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ की जाए। तो ये थे हमारे 3 चार्टर्ड एक्ट, जिसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो आंसर आपके लिए, आपके पास समय है 10 सेकंड का। आप मुझे करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय होता है समाप्त। बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। यानी 1833 के चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ था? सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता तो हुई थी, लेकिन भारतीयों को पद ग्रहण करने से रोक दिया गया था। फिर बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 की। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया था। फिर थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा थर्ड पॉइंट है 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इसमें बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी। तो अब बात करते हैं फर्स्ट हमारा चार्टर्ड अधिनियम 1833 की। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की प्रक्रिया में यह अधिनियम बहुत ही निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं जानते हैं। कंपनी की व्यापारिक स्थिति जानते हैं। कंपनी को प्रदान की गई 20 साल की जो चार्टर्ड एक्ट के 1813 के तहत जो मिली थी, जिसमें प्रदेशों को अधिकार एवं राजस्व संग्रह शामिल था, को आगे बढ़ाया गया था। हालांकि चीन के साथ चाय और व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त हो गया था। यूरोप का आप्रवासन हुआ था। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, समझ में आया सभी को? मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायकों संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायक के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया। नए कानून के तहत कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो एक क्वेश्चन और बन सकता है आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, कि किस अधिनियम में कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके अंतर्गत जो पहले कानून बने थे उनको नियामक कानून कहा गया और नए बने हुए कानूनों को अधिनियम का नाम दिया गया। तो हमारा 1833 का चार्टर्ड अधिनियम कहलाएगा, जिसमें जो पहले कानून थे उनको नियामक कानून कहा जाता था और नए बने हुए कानूनों को हम अधिनियम या एक्ट कहने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही
उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। चार्टर्ड एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि कोड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समझ में आया सभी को? विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। विधि आयोग की बात करते हैं। इस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों के समीकरण और संहिताकरण के लिए इसकी स्थापना की गई। इसमें भारत के लिए गवर्नर जनरल परिषद के में 1/4 कॉमन सदस्य जोड़ा गया, जो कानूनी विशेषज्ञ था। लॉर्ड मैकाले चौथे कॉमन सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति यानी विधि विशेषज्ञ कौन था, कानूनी विशेषज्ञ कौन था? लॉर्ड मैकाले, जो चौथे सदस्य के रूप में चयन हुए थे। अब बात करते हैं 1853 के चार्टर्ड एक्ट के बारे में। 1853 का जो चार्टर्ड अधिनियम था 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर्ड अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। तो याद रखिएगा, 1793 से 1893 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर्ड अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, बहुत नोट कर लीजिए। जब भी आप मेरी क्लास लिया करिए तो आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठा करिए, ताकि आप सभी चीजें नोट कर सको। तो कंपनी की जो 1793 से 1893 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर्ड अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं कौन कौन सी बात करते हैं? इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था। क्या किया था? इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं कार्यकारी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, जिन्हें विधान परिषद कहा जाता गया। दूसरे शब्दों में इन्हें गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई। तो इसके लिए क्या किया गया था? 1854 में मैकाले समिति को नियुक्त किया गया। कंपनी की व्यापारिक स्थिति बात करते हैं। जब तक संसद कोई और आदेश प्रदान नहीं करती, तब तक क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार जारी रखना था। सिविल सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण भंग कर दिया गया। सेवाओं को अब प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सबके लिए खोल दिया गया था, जिसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। 4 कॉमन सदस्य मैंने बताए। कानून से जुड़े एक सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया। भारतीय विधान परिषद की बात करते हैं। भारतीय विधायिका में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस विधायी विंग को भारतीय विधान परिषद के रूप में जाने लगा। हालांकि किसी ऐसे कानून की घोषणा के लिए गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक थी, जो विधान परिषद के किसी भी विधेयक को वीटो कर सके। तो भारतीय विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारतीय परिषद का गठन 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत हुआ था। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं 1858 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या था ये? वर्ष 1857 के विद्रोह का परिणाम था ये। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से यह प्रसिद्ध है। तो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कौन सा अधिनियम है? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले नाम से यह प्रसिद्ध है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही के हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और समस्त शक्ति ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई, जिससे भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया था।
अब इस अधिनियम की विशेषताओं की बात करते हैं। तो क्या कौन कौन सी विशेषताएं इसमें आई थी। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल का पद को बदलकर गवर्नर जनरल को क्या अब कहा जाने लगा था, वाइसराय कहा जाने लगा था। तो भारत में गवर्नर जनरल को पद को बदलकर अब इसको क्या कहा जाने लगा था, वाइसराय कहा जाने लगा था। गवर्नर जनरल का पद को बदलकर वाइसराय कहा जाने लगा। वह वाइसराय भारत के ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय बने थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय बने थे। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति के समय कौन से गवर्नर जनरल थे या वाइसराय कौन थे। तो आपका आंसर होगा वाइसराय तो 1857 की बाद बने, लेकिन इसके पहले क्या कहा जाएगा, इसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी थी। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर भारत की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इसके समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। इस प्रकार 1784 में स्थापित द्वैत शासन का अंत हो गया था। तो द्वैत शासन स्थापित कब हुआ था, 1784 में स्थापित हुआ था और इसका अब अंत कर दिया गया था। इसके बाद भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्यों की नियुक्ति कोड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तथा 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसके साथ में इसमें भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया था। तो ये थी हमारी बातें 1833 के बारे में, 1853 के बारे में और 1858 के अधिनियम के बारे में। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पहलू 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है। अब बात करते हैं 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की। इसके बारे में 3 पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें कौन कौन से पॉइंट आपको 1861 के अधिनियम के तहत आपको मिलते हैं। पॉइंट फर्स्ट है, इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी 1861 में। तो क्या इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी गई थी। सेकेंड पॉइंट, इसमें भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा गया था। इसमें वायसराय को, थर्ड पॉइंट हमारा, इसमें वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है इन दिए गए कूटों का प्रयोग करके कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान थे। अगर आपको 1861 के अधिनियम के बारे में पता होगा तो ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी। सेकंड पॉइंट, इसमें भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा गया था। थर्ड पॉइंट, इसमें वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार हो गया था। तो जानते हैं आपका समय स्टार्ट होता है आंसर देने के लिए। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डेली आपके लिए ऐसे ही MCQs आने वाले हैं जो आपके आने वाले MPPSC 24 अप्रैल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप UPSC एग्जाम भी अटेम्प्ट कर रहे हो जो कि जून में होने वाली है, उसके लिए भी उसके संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अब आपके जो MCQ सेट्स हैं वो आपके लिए रोजाना आने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। समय स्टार्ट होता है अब। समय होता है समाप्त। तो करेक्ट इसका आंसर जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। ऑप्शन नंबर 1 2 3 आपका
ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी में है 1, 2, 3, यानी आपके तीनों पॉइंट सही हैं। 1861 के अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी। इसमें भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा गया था। इसमें वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। बात करते हैं 1861 के अधिनियम की। इस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, क्या हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को ब्रिटिश संसद द्वारा 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता है। इस सहयोग की नीति के लिए ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में 5वां सदस्य विविधता के रूप में जोड़ा गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसराय की परिषद का विस्तार किया गया था। कानून निर्माण हेतु अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया, जिनकी संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 हो सकती थी। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का था। इस तरह वायसराय की परिषद के सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर 17 हो गई थी। नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना अनिवार्य था। वायसराय के कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसराय की विस्तारित परिषद के सदस्यों को भारतीय होने की कोई अनिवार्यता नहीं थी, परंतु व्यवहारिकता से संभ्रांत भारतीयों में इनमें जोड़ा गया था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। इस अधिनियम ने मद्रास बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत कर दी थी। तो ये था हमारा भारत 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्या क्या हुआ था, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। तो किस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी? तो हमारा 1861 का परिषद अधिनियम है, जिसके तहत भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत हो गई थी। इस प्रकार वायसराय के कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव विधान परिषद में मनोनीत किया था। कौन कौन से? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरुआत किया। इस प्रकार इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट 1873 में द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ अपने चरम पर पहुंच गया। क्लियर हो गया सभी को 1861 का अधिनियम। इसमें वायसराय को आपातकाल के बिना काउंसिलिंग की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने की अधिकृत कर दिया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट था आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पढ़ते, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो सभी लोग। तो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम में क्या कौन कौन से पॉइंट शामिल थे? तो पोर्टफोलियो की मान्यता दी गई थी, बिल्कुल हाँ, इस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई थी। भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा गया था, बिल्कुल 3 लोगों को शामिल किया गया था। कहाँ? बनारस के राजा और कहाँ के राजा? मैंने अभी आपको क्या बताया, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बनारस के राजा थे और पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। ठीक है, इसने वायसराय के आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहायता के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया और इस अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। 1861 में ये तीनों पॉइंट हमारे शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीपीएससी 24 अप्रैल में जो होने वाली है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही यूपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाली है जून में, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लो। दलित वर्ग में महिलाओं और श्रम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा
किस अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है कि महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो यहाँ पर और चीजें भी जोड़ दी गई हैं, जिसमें दलित वर्ग और श्रमिकों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 1935 भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1909 का 1909 का भारत परिषद अधिनियम, सी ऑप्शन नंबर सी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपका समय स्टार्ट होता है आंसर करने का। तो इसका करंट आंसर क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा किस अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 1935 अधिनियम भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? भारत सरकार अधिनियम के तहत महिलाओं को, श्रमिकों को, दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की गई थी। अब जानते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। भारत सरकार अधिनियम के बारे में बात करें तो भारत सरकार अधिनियम पारित होने से पूर्व साइमन आयोग रिपोर्ट, नेहरू समिति रिपोर्ट, ब्रिटेन में संपन्न तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए कुछ विचारों विमर्शों की सहायता से ली गई थी। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में संपन्न होने के बाद कुछ प्रस्ताव, जिसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है, जिन पर बहस के लिए ब्रिटेन के दोनों सदनों में एवं कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंततः इस रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम पारित हुआ। 1935 का अधिनियम काफी लंबा एवं जटिल था। इसे 3 जुलाई 1936 को आंशिक रूप से लागू किया, किंतु पूर्ण रूप से चुनावों के बाद अप्रैल 1937 में पूरा लागू हो गया। तो समझ में आया भारत जो सरकार अधिनियम हमारा 1935 का बना था, यह किन किन चीजों का निचोड़ था। तो यह साइमन आयोग रिपोर्ट, नेहरू समिति रिपोर्ट, ब्रिटेन में संपन्न जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जो हमारे पास प्रस्ताव था उसे हम श्वेत प्रस्ताव के रूप में जानते हैं, और अंततः इसी रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम पारित हुआ, जो 1936 में यानी 3 जुलाई 1936 को आंशिक रूप से लागू हुआ और पूर्ण रूप से अप्रैल 1937 में लागू हो गया। ठीक है, अब अधिनियम की विशेषताएं जानते हैं। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुई थी। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुई। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। जिसमें कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी। सबसे पहले बात करते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अभी तक क्या होता था कि अब प्रांतों में पहले द्वैध शासन होता था, अब क्या हो गया, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई। संघीय विषयों को 2 भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल के कुछ पार्षदों की सहायता से करता था और संघीय व्यवस्थिका के उत्तरदायी नहीं होते थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल व मंत्रियों को सौंपा गया। मंत्री विधानमंडल के सदस्यों से चुने जाते थे, उनके प्रति उत्तरदायी होते थे। सेकंड, इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम की बात करें तो इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। संघीय सूची के बारे में बात करें तो यहाँ पर 59 विषय थे, यानी 59 सब्जेक्ट्स थे। राज्य सूची की बात करें तो यहाँ पे 54 विषय थे, और समवर्ती सूची की बात करें तो यहाँ पे दोनों के लिए 36 विषय रखे गए थे। इसी आधार पर दोनों शक्तियों का बंटवारा किया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसको दी गई थी? वायसराय को दी गई थी। हालांकि संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था।
इसमें प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतीय स्वतायत का शुभारंभ किया था। प्रांतीय स्वतायत का शुभारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो प्रांतीय स्वतायत का शुभारंभ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वतंत्र तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दिया गया था। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों को उत्तरदायी सरकार की स्थापना यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना होता था। ठीक है, यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई थी और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसमें केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। अब प्रांतों में द्वैत शासन जो होता था उसे समाप्त कर किसमें किया गया? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। संघीय विषयों को हस्तांतरित कर आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू न हो सका। इसमें 11 राज्यों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया। कौन कौन से 6 राज्य थे? बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। इसमें दलित जातियों, जो दलित जाति थी, महिलाएं थी, मजदूर थे, उनके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। तो आपका जो क्वेश्चन था वो इसी पॉइंट के लिए था कि इसमें जो दलित थे, दलित जाति के लोग थे, महिलाएं थी, मजदूर वर्ग के थे, श्रमिक थे, उनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। तो किस अधिनियम के तहत क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया? तो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम है जिसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। इसके साथ ही इसमें भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही इसमें क्या किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत के सचिव को सलाहकार टीम में मिल गई थी। इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। इसमें न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना बल्कि प्रांतीय लोक सेवा और 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो लोक सेवा की स्थापना, जैसा कि आप एग्जाम देते हो, यूपीएससी का एग्जाम देते हो, स्टेट पीएससी का एग्जाम देते हो, तो इन जो एग्जाम होते हैं इनकी स्थापना कब कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? तो इनकी स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। इसके साथ ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। इसके साथ ही संघीय न्यायालयों की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, और वर्तमान यानी जिसे आज हम वर्तमान में जो म्यांमार है, पहले उसे बर्मा कहते थे, भारत से अलग कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। गृह सरकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। जिन विषयों पर गवर्नर अपने मंत्रियों से सहयोग से कार्य करता था उन पर उन्होंने भारत मंत्री के अधिकार को समाप्त कर साथ ही इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो हम कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने इस अधिनियम के बारे में कुछ चीजें कही थी, बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा था अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था इस अधिनियम के बारे में? अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन है। मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि बाहर रूप से जनतंत्रवादी की एवं अंदर से खोखला कहा था। मदन मोहन मालवीय ने कहा था बाहर रूप से जनतंत्रवादी है एवं अंदर से खोखली है। चक्रवर्ती गोपालाचारी ने इसे द्वैत शासन पद्धति से भी बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत बताया। नेहरू जी ने इसे दासता का नया चार्टर कहा। तो ये महान व्यक्तियों ने इस अधिनियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें कही।
ये महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी आपने 25 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें देखा होगा, एमपीपीएससी जो 25 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे कि किसने कौन से कथन कहे। तो आपको ये कथन वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कथन जिसने कहे हैं उनको ये ध्यान से पढ़ना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या कहा कि इन्होंने कहा अनेक ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित मशीन है। मदन मोहन मालवीय ने कहा बाहर रूप से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखली है। चक्रवर्ती गोपालाचारी ने इसे द्वैशासन पद्धति से भी बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत बताया। नेहरू जी ने इसे क्या कहा, दासता का नया चार्टर कहा। तो ये थी हमारी बातें भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किन मापदंडों के आधार पर 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव के लिए मताधिकार दिया गया था। बात करते हैं 1919 के मताधिकार के बारे में। तो इसमें कौन कौन से हमें चुनाव के तहत कौन कौन से मताधिकार दिए गए थे, पहला कौन कौन से मापदंड थे यानी कौन कौन से जो क्राइटेरिया थे, तो उसके तहत हमें चुनाव के लिए मताधिकार, चुनाव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के लिए मताधिकार दिया गया था। तो पहले संपत्ति के अधिकार पर, संपत्ति के आधार पर, दूसरा जाति के आधार या धर्म के आधार पर, तीसरा शिक्षा के आधार पर और चौथा लिंग के आधार पर। नीचे दिए गए कूट हैं, आपको उनका प्रयोग करके सही आंसर देना है। तो पहला पॉइंट हमारा संपत्ति का आधार था, दूसरा जाति के और धर्म का आधार था, तीसरा शिक्षा का आधार था और चौथा लिंग का आधार था। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए केवल 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपका समय होता है स्टार्ट। समय की समाप्ति हो चुकी है। तो कितने लोगों ने इसका आंसर क्या दिया मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1900, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का था उसमें किस कौन कौन से ऐसे मापदंड थे जिनके तहत हमें प्रत्यक्ष चुनाव के लिए मताधिकार का अधिकार दिया गया था। तो पहला संपत्ति का आधार था, जाति एवं धर्म का आधार था, शिक्षा का आधार था, लिंग का आधार था। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए। तो आप बताइए कौन कौन से इसमें आधार लिए गए थे। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, केवल 1 और 3, संपत्ति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार और शिक्षा के आधार पर ही 1919 में प्रत्यक्ष मताधिकार का हमें अधिकार दिया गया था। बात करते हैं 1919 के अधिनियम के बारे में। 1919 के अधिनियम के बारे में बात करते हैं तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 को लागू हुआ। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो उस समय भारत के राज्य सचिव थे तथा चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय के पद पर थे। ये एक्ट पारित तो 1919 में हुआ लेकिन इसे लागू 1921 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र डेक्यू ऑफ कनॉट द्वारा किया गया था। तो 1919 अधिनियम को यह महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित कर दिया था कि हमारा उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना हो गया है। इसी के क्रम के अनुसार 1919 का भारत शासन अधिनियम बना और यह लागू हुआ 1921 में। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या था, मॉन्टेग्यू क्यों कहते हैं, तो मॉन्टेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय के पद पर थे। अब बात करते हैं 1919 के अधिनियम की महत्वपूर्ण जो बिंदु थे कौन कौन से थे। केंद्र और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक राज्यों को पर केंद्रीय नियंत्रण का काम किया गया। इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर बात करते हैं आरक्षित विषयों की। आरक्षित पर गवर्नर पालिका का परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता था। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही।
अब इस दोहरी शासन व्यवस्था यानी द्वैत शासन का जो व्यवस्था की स्थापना हुई थी वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। तो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के तहत हुई थी। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। इतनी बातें क्लियर हुई। अब बात करते हैं इस अधिनियम के तहत देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ कर इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। तो किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1919 का अधिनियम। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्य 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक हो गया था। इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का सिद्धांत को विस्तार किया था। तो सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों और भारतीयों को किस अधिनियम के तहत हमें सांप्रदायिक अधिकार मिला था? सांप्रदायिक आधार किन अधिनियम के तहत सिखों, भारतीयों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को मिला था? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1919 का। इस कानून में संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया था। अब हमारा पहला क्वेश्चन ही आपका क्या था? पहला पॉइंट, तो किस आधार पर हमें 1919 में मताधिकार प्राप्त हुआ था? तो वो पैरामीटर कौन कौन से थे? इस कानून में संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया था। यानी जो मताधिकार यानी जो वोट देने का जो अधिकार था वो किन किन लोगों का था? जिनके पास संपत्ति होती थी, शिक्षा का होता था। तो संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर मताधिकार प्रदान हो गया था। इस कानून ने लंदन में भारत में उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। इसमें एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए क्या किया गया? 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करना था और इसी का जो परिणाम था वो साइमन आयोग था। साइमन आयोग भी यही था। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, इसी एक्ट में इसको बनाने का सुझाव दिया गया था। 1921 में का नरेंद्र मॉडल चैम्बर्स ऑफ प्रोविंस जिसमें रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था थी, ये मांटेगू सुधारों में ही एक सुधार था। 1921 का नरेंद्र मंडल जिसे चैम्बर्स ऑफ प्रोविंस कहते हैं, जिसमें देशी रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था थी, वह इसी मांटेगू चैम्बर्स में सुधार में आती है। इस अधिनियम में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारत में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा लोकसभा का गठन हो गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। तो महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हो गई? यहाँ पे कि कैग का सुझाव मिला था। 1921 का नरेंद्र मंडल जिसमें रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था थी, वो इसी सुधारों में की गई थी। साथ ही प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था थी वो आरंभ हो गई थी और इस व्यवस्था के अनुसार कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य हो गया था। तो ये थी हमारी बातें 1919 के अधिनियम के बारे में। कुछ और बात करें, इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय मैंने आपको बता चुका है। साथ ही एक और चीजें बता सकते हैं, इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए सिविल लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो हमारा क्वेश्चन पूछा था वो था इस कानून में संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। तो किस एक्ट के तहत महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला था? तो वो था
1919 का अधिनियम भारत में पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला था। ठीक है, इस बार इस एक्ट में पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री वेतन भत्तों को राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष की जांच करना था। 10 वर्ष के बाद जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि ये अधिनियम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस स्तर पर सफल रही। तो ये थी हमारी बात 1919 के अधिनियम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित निकायों को उन अधिनियमों के आरोही क्रम पर व्यवस्थित करें जिनका माध्यम से उनका गठन किया गया है। निम्नलिखित निकायों को उन अधिनियमों के आरोही क्रम पर व्यवस्थित करना है जिनके माध्यम से उनका गठन किया गया है। पहला हमारा है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। मैंने तीनों आपको बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने ध्यान से क्वेश्चंस को सुने होंगे तो आपको ये आंसर 100% आपको इसका आंसर बन जाना है। लोक सेवा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक कब आया था, और केंद्रीय लोक सेवा आयोग, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन आपको बताया है। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। नीचे कूट दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी है 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी है 2 1 3, ऑप्शन नंबर डी है 2 3 1। तो कौन सा आंसर सही है मुझे तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी और कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से मुझे आंसर लिख के बताइए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप सभी का समय होता है समाप्त। तो इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी 1 3 2। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, फिर बात करते पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी, फिर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी, फिर भारतीय रिजर्व बैंक की। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी मैंने आपको बताया था जब 1773 का मैं आपको एक्ट पढ़ा रही थी। तो 1773 के एक्ट में क्या था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी मुझे बताइए। उसके पहले न्यायाधीश कौन थे, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर बताइए। सभी ने लिख लिया। तो 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्फे। तो सर एलिजा इम्फे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय लोक सेवा आयोग की गठन कब हुआ था। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ मुझे बताइए। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया है जब मैं 1919 का अधिनियम आपको पढ़ा रही थी। 1919 के अधिनियम में ही लिखा था केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन मैं आपको बताती हूँ 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। 1935 के अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो 1935 में क्या हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 3 2। पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर केंद्रीय लोक सेवा आयोग और फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये थी हमारे क्रम इस क्वेश्चन के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, सभी को पता है। अंतिम सरकार के सदस्यों में वायसराय ब्रिटेन का कमांडर इन चीफ शामिल थे। अंतिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। तो आपके पास 2 पॉइंट है। क्या आपको बताना है कि 1946 के अंतरिम सरकार के संबंधित क्या ये 2 पॉइंट सही हैं कि नहीं है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। समय होता है आपका स्टार्ट। समय आपका स्टार्ट हो चुका है। मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर सभी लोग बताएं। समय होता है समाप्त। चलिए करेक्ट आंसर सभी लोगों ने देख लिए हैं।
इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आंसर जानते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें तो 1 और 2 दोनों चीजें सही हैं। 1946 में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें अंतरिम सरकार के सदस्यों में वायसराय और ब्रिटेन के का कमांडर इन चीफ भी शामिल थे। साथ ही अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। अब जानते हैं थोड़ा सा उसके बारे में परिचय। वेवेल ने 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार गठन करने का नियंत्रण दिया था। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। कब? 24 अगस्त 1946 को। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भागीदारी नहीं थी। अभी जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था इसमें मुस्लिम लीग भागीदारी नहीं हुई थी। अंतिम सरकार के सदस्य निम्नलिखित थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, गोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जय मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खां, नाजीक राम, सैयद अली जहीन, डॉक्टर CH भाभा आदि थे। उपयुक्त सदस्य औपचारिक रूप से वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद के सदस्य थे। तो ये सदस्य कौन थे? वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद के सदस्य थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वायसराय वेवल तथा उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वायसराय, वेवल, और उपाध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये अंतरिम सरकार के बारे में आपको समझ में आया। वेवल ने 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा था? अंतिम सरकार गठन करने के लिए निमंत्रण दिया था। अब अंतिम सरकार निमंत्रण दे दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पहली अंतिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की। जवाहरलाल नेहरू ने पहली अंतरिम सरकार की जो घोषणा की वो कब की? 24 अगस्त 1946 को की। ठीक है। इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भागीदारी नहीं थी। अब ये जो अंतरिम सरकार बनी थी इसमें मुस्लिम लीग भागीदारी नहीं हुई थी। ठीक है। जो अंतरिम सरकार हमारी बनी इसमें जो मुस्लिम लीग थी वो भागीदारी नहीं हुई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, गोपालाचारी, बोस, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खान, नजीका, सैयद अली खान और डॉक्टर CH भाभा ये सभी वायसराय की कार्यकारिणी के परिषद के सदस्य थे। अंतिम सरकार के अध्यक्ष की बात करें तो उस वायसराय वेवेल थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। अन्य सदस्यों में से 3 गैर मुस्लिम लीग के सदस्य थे। लीग अपने 5 मनोनीत सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर इसके लिए खुला रखा था। 26 अक्टूबर 1946 को अंतिम सरकार ने 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। मुस्लिम लीग का अंतिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने संविधान सभा की पहली बैठक हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संविधान सभा में बैठक हुई जिसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया? उस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय दिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल इलाके पर लागू नहीं होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन आप सब लोगों को समझ में आया कि 1946 में अंतिम सरकार के गठन में क्या क्या था। जो सदस्य थे वो वायसराय, जो सदस्य में वायसराय और ब्रिटेन का कमांडर इन चीफ शामिल था। साथ ही अंतिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से युग में जो व्यक्ति और उनके पदों से संबंधित है कौन से पद सुमेलित है, हमें बताना है। सर दिनकर राव के बारे में बात करें तो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से वायसराय की परिषद के एक सदस्य के रूप में नामित हुए थे। जब मैं 1861 का अधिनियम आपको पढ़ा रही थी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, तो आपको ये क्वेश्चन बन जाना है। उसमें 3 लोग शामिल हुए थे। 3 लोगों को मैं नाम आपको बताती हूँ। क्वेश्चन जब मैं आंसर बताऊंगी उसके बाद ही बताऊंगी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मार्लिमेंटो एक्ट के माध्यम से पहले भारतीय कानून सदस्य थे। सरदार बलदेव सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय के रूप में नामित हुए थे। तो नीचे दिए गए कोड को आपको प्रयोग करना है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए
ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो जल्दी से मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सर दिनकर राव 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से वायसराय की परिषद में सदस्य के रूप में शामिल होने वाले नामित व्यक्ति थे कि नहीं थे। सत्य प्रसाद सिन्हा पार्लियामेंटो एक्ट के माध्यम से पहले भारतीय कानून सदस्य थे कि नहीं थे। सरदार बलदेव सिंह भारतीय संसद के पहले भारतीय के रूप में नामित हुए थे कि नहीं हुए थे। आपका समय होता है स्टार्ट। समय होता है समाप्त। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। सर दिनकर राव 1861 में भारतीय परिषद के अधिनियम के माध्यम से वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले एक सदस्य के रूप में थे। साथ ही इनके साथ 2 अन्य थे। 2 अन्य कौन थे? बनारस के महाराजा और पटियाला के महाराजा। अब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पार्लियामेंटो एक्ट के माध्यम से पहले भारतीय कानून सदस्य थे। लेकिन बात करते हैं सरदार बलदेव सिंह की, तो सरदार बलदेव सिंह प्रथम रक्षक थे, न रक्षक, वे स्वतंत्र भारत के मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के वो मंत्री थे कहाँ पर? रक्षक विभाग में। तो सरदार बलदेव सिंह रक्षक विभाग के मंत्री थे, ना कि भारतीय रिजर्व के पहले भारतीय रूप में नामित हुए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल 1 और 2 ही सही होगा। सर दिनकर राव 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से वायसराय की परिषद में एक सदस्य के रूप में नामित हुए थे। ऑप्शन हमारा दूसरा पॉइंट जो है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पार्लियामेंटो एक्ट के माध्यम से पहले भारतीय कानून के सदस्य के रूप में नामित हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया था। उसके कार्यों को किसमें हस्तांतरित किया था? बात करते हैं हमारा लास्ट का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947, उसके बारे में कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया था और उसके कार्यों को किसमें हस्तांतरित किया था? ऑप्शन नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को, ऑप्शन नंबर डी भारत के गवर्नर जनरल को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मुझे आपको तो ये समय होता है स्टार्ट। समय स्टार्ट हो चुका है। मुझे जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। आपका समय होता है यहीं पर समाप्त। समय समाप्त हो चुका है। समय समाप्त होने के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारतीय राज्य सचिव के पद को समाप्त कर उसके कार्यों को हस्तांतरित किया था। तो किसमें किया था? बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायित्व भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया, भारत में विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना पेश की। इसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। अब इस अधिनियम में क्या था? इसमें भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इसमें भारत के विभाजन कर भारत को स्वतंत्र कर 2 डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन कर उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। इसमें वायसराय का पद समाप्त कर उसके स्थान पर 2 डोमिनियन राज गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। साथ ही दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभा को अपने देशों को संवैधानिक और उसके लिए देश के संविधान को अपनी शक्ति दी गई। सभाओं को यह भी शक्ति दी गई कि ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। अब ब्रिटेन के जो भारत सचिव का पद था उसको समाप्त कर सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई।
तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 1947 के अधिनियम में जो भारत का सचिव पद था उसे समाप्त कर किसमें हस्तांतरित किया गया? तो उसको समाप्त कर हमारे राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया। इसमें 15 अगस्त 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप जो था वह भी समाप्त हो गया। इससे भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई, चाहे तो वो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो सकते हैं। इस अधिनियम में नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन चलाने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं को चलाकर व्यवस्था, हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इस अधिनियम में क्या हुआ, भारत का जो सम्राट शब्द था उसे समाप्त कर दिया गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये थी हमारी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल गया होगा। तो हमारे भारत क्वेश्चन का आंसर क्या था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो भारत का सचिव पद था उसे समाप्त कर किसमें स्थानांतरित किया? तो उसे समाप्त कर किसमें स्थानांतरित किया गया था? राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया, राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित किया गया। तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी, सभी चीजें कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही क्लियर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही आपको डेली अब क्विज आपको मिलेंगे जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और साथ ही एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 24 अप्रैल को होने वाली है उसको फोकस करते हुए आपके लिए स्पेशल सेट्स बनाए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली क्विज सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं